दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ भुवन कापड़ी भाई हैं, खटीमा विधायक और साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष। आज कांग्रेस ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें हरक सिंह रावत से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे, साथ ही साथ विधायक जी भी मौजूद थे। भुवन भाई, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आपको पर्यवेक्षक भी वहाँ पर बनाया गया है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भाजपा ने पूरा जोर वहाँ पे लगाया। करीबन 600 करोड़ की योजनाओं का कहा गया है कि 600 करोड़ की योजनाएं दी है, और साथ ही साथ अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ लगा दिए हैं। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है वहाँ का माहौल, क्योंकि पूरी तैयारी तो भाजपा ने कर ली है, कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, 5 मंत्रियों को वहाँ पर लगाना, चुनाव से पहले ये चुनावी घोषणाएं करना, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी चयन का आखिरी समय तक तय नहीं कर पाना, जबकि ये उपचुनाव है, जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी डेथ हुई है, तो अभी मुझे नहीं लगता अभी कभी भी ऐसी मृत्यु के बाद कोई अगर चुनाव हुआ हो तो जिस पार्टी का विधायक हो और उनकी मृत्यु हुई हो तो टिकट वितरण में कभी समय नहीं लगा। लेकिन ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और टिकट वितरण में इतना लेट कर रही है। और 5 मंत्रियों को लगाना, ये घोषणाएं करना, तो उनका डर है अगर सरकार ने पिछले 7 साढ़े 7 साल में अगर केदारनाथ में काम किया होता, शैला रानी जी के रहते हुए, शैला रानी जी ने जो मांग वहाँ रखी थी, जो घोषणाएं आज वो कर रहे हैं, वो उनके जीवित रहते हुए करी क्यों नहीं करी, ये भी एक बड़ा प्रश्न वहाँ की जनता के मन में आ रहा है। तो ये सब चुनावी आडंबर है, ये दिखाई दे रहा है। सरकार ने शासन, प्रशासन, धन बल, बाहुबल सब लगा रखा है। लेकिन इसका फ़र्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो 600 करोड़ की बात कर रहे हैं, साथ में जो 5 मंत्री लगा रहे हैं, सरकार उनकी है, तो जनता में कहीं ना कहीं दिखेगा नहीं कि इस समय तो कांग्रेस की तो सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। अगर कम से कम अगर हम विधायक देते हैं, उपचुनाव है, तो फ़ायदा केदारनाथ की जनता को होगा। केदारनाथ की जनता तो ये पूछ रही है कि आपका पिछले 2.5 साल से विधायक था, 7.5 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरकार के रहते हुए केदारनाथ से कुंटलों सोना चोरी हो जाता है, आप उस पर क्या कर रहे हैं? आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? आप जो है कि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो उस पर कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। केदारनाथ की जनता ये पूछ रही है। फ़ायदा तो केदारनाथ की जनता को 4 धाम का होता है। जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है और केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था, स्टे की व्यवस्था है, और 20,000 लोगों पर उसे बैरिकेड क्यों कर दिया जाता है? क्यों, जब केदारनाथ के सारे जो है जगह बुक होती हैं और यात्री वहाँ समय पर पहुँच नहीं पाते हैं, आप क्यों उन्हें रोक देते हैं? क्यों आप 4 धाम यात्रा से जो केदारनाथ में लोगों का व्यवसाय चलता है उस पर खलल डाल रहे हैं? ये सवाल केदारनाथ की जनता पूछ रही है। देखिए, आपने केदारनाथ की जनता ये पूछना चाहती है कि केदारनाथ जैसे पवित्र धाम, जिससे पूरी दुनिया में केदारनाथ की पहचान है, उत्तराखंड की पहचान है, धार्मिक आस्था है, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी आस्था के साथ वहाँ भोलेनाथ के निवास स्थान पर आते हैं, आप उसके व्यावसायीकरण के, व्यापारीकरण के लिए केदारशिला को उठाकर आपने जो है बुराड़ी में उसके उद्घाटन कर दिया। आपने उसकी वहाँ व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आपने उसका शिलान्यास कर दिया। केदारनाथ की जनता ने उसका विरोध किया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, उत्तराखंड की आवाम ने उसका विरोध किया, शंकराचार्य जी ने उसका विरोध किया। तब जाकर उसके आप उसे वापस ले रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम कानून बना रहे हैं। और कानून बना के आप बताइए ना, क्या उस संस्था ने अपना नाम चेंज किया? क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ? नहीं, आप सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो मुद्दे आपने बताए, एक आपने सोने का मुद्दा बताया और जो आपने पर्यटन का मुद्दा बताया। हालांकि मेरी कुछ, जब मैं गया था केदारनाथ में, तो मेरी कुछ लोगों से वहाँ पे बात हुई थी, तो उनका कहना ये था कि भाजपा से ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस से भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जिस समय बुलडोजर वहाँ पर चल रहे थे तो कांग्रेस उस आक्रामकता के साथ नज़र नहीं आई वहाँ पर। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलाती है तो जिन पे बुलडोजर चलता है, ये मेरा अनुभव है, मेरे यहाँ की बात भी है, जिन पर बुलडोजर चलता है, जो उनकी प्रॉपर्टी टूट रही होती है, उसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, कहीं थोड़ा दाएं बाएं होती है, तो वो धमकाती है कि अगर आपने कांग्रेस के लोगों को बुलाया, विपक्ष को बुलाया, तो तुम्हारी वो प्रॉपर्टी भी तोड़ देंगे। तो वो व्यापारी कांग्रेस के लोगों को बुलाने में भी डरता है। अच्छा। कहीं हमारा नुकसान दोहरा ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी है,
मेरे यहाँ जब जो है अभी लकड़ी मंडी को उजाड़ा गया तो लोगों को आने नहीं दिया। हमने ये कहा भाई हम अगर बात रखेंगे तो हम कहेंगे अगर आप 70 साल से 80 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अगर सरकार हटा भी रही है तो आपको अनियंत्रित कहीं एक जगह दे। लेकिन वो इतना भय बना देती है और एक उम्मीद जगा देती है कि नहीं तोड़ेंगे, और भय भी बना देती है, तो लोग दूसरे दल के वो बुलाना उचित नहीं समझते। इसलिए जो है कांग्रेस फुल प्लेस नहीं जा पाई होगी, और यही कारण यहाँ भी रहा होगा। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस भाजपा अभी तक नाम डिसाइड नहीं कर पाई है। डिसाइड तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई है अभी तक। अब लास्ट नॉमिनेशन 30 तारीख को होने, 29 तारीख को होने। देखिए, कांग्रेस तो वेट एंड वॉच पे है। कांग्रेस की अब चुनावी रणनीति है, इस कारण हमने लेट किया है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? उनके तो प्रत्याशी निश्चित होना चाहिए, तो उनको काय का डर है? 5 मंत्री लगा रखे हैं, पूरा संगठन लगा रखा है, 35 घोषणाएं कर दी, 600 करोड़ की आप बता रहे हैं, तो उसके बावजूद भी कौन सा डर उन्हें सता रहा है? बाबा केदार का डर सता रहा है, वो न्याय करेंगे। कांग्रेस को कौन सा डर सता रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं करती कांग्रेस फाइनल? वेट एंड वॉच किस लिए? उस हिसाब से प्रत्याशी उतारा जाएगा जिस हिसाब से भाजपा उतारेगी। क्या हमने कल मीटिंग कर ली, तय कर लिया, पैनल भेज दिया, हाईकमान तय करके बता देगा समय आते ही। कितने लोगों का भेजा है तकरीबन? हमने तो रिपोर्ट भेज दी पूरी, उस पर वो कितने लोगों को भेजते हैं वो उस पर वो उसको आगे। अच्छा, करण मेहरा भी काफ़ी नाराज हो रहे थे कि सेला रानी रावत को डायरेक्ट रिपोर्ट भेज गई है, जबकि पीसीसी को रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी पहले। देखिए, पीसीसी ने अपना एक सर्वे कराया, पीसीसी का अलग पैनल है, हमारा अलग पैनल है, वो कोई नाराज़गी की बात नहीं है। उनसे भी एक पैनल गया, हमसे भी सर्वे रिपोर्ट गई, सबको मिलाकर उस पर फिर निर्णय होगा कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए। गणेश गोदियाल को बाद में पर्यवेक्षक बनाया गया एक दिन बाद, जब लोगों ने हंगामा किया कि भाई उनके इतने स्टार प्रचारक वहाँ पर आ गए हैं, उनकी लिस्ट भी आ गई है। उसके बाद एक दिन बाद और बनाया जाता है। क्या अभी भी अंदर खाने रार चल रही है कांग्रेस में? गुटबाजी चल रही है आपस में? बात है ये मीडिया का बनाया हुआ और भाजपा का बनाया प्रोपेगेंडा है। जिस दिन हमें जो है पर्यवेक्षक घोषित किया, उसके एक दिन बाद ही चुनाव की तिथि घोषित हो गई। तो उतने कम समय में पूरे केदारनाथ से समीक्षा कर लाना 2 लोगों के लिए संभव नहीं था, इसलिए इसमें 2 लोग और ऐड किए गए। लेकिन लोगों ने इसे गुटबाजी का नाम दिया, इन्हें पर्यवेक्षक बदल दिए का नाम दिया, दबाव का नाम दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए है कि हमें पर्यवेक्षक तय करने के एक दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो गई, समय कम था, इसलिए 2 लोगों की जगह 4 लोग लगा गए। ये मुख्य बात है। तो आप कहना चाह रहे हो कि जो गुटबाजी खुलकर भी सामने पे आ रही है, क्योंकि हरक सिंह रावत का भी एक बयान सामने पे आया था कि अगर मुझे टिकट देंगे तो टिकट को लेकर भी काफ़ी वो हो रहा है। नहीं, हरक सिंह जी आज मीटिंग में थे, वहाँ सभी जगह थे, सभी जगह हैं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो मुझे तो लगता है हरक सिंह जी ने शायद कहा नहीं, वो अभी नहीं लड़ेंगे करके चुनाव। हरक सिंह रावत जी का नाम भी पैनल में है? नहीं, हरक सिंह रावत जी जिसे तो सीनियर लीडरशिप तय करती है, इससे बड़े नाम हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको पैनल की ज़रूरत नहीं होती, उनमें से वो भी एक शुमार है। पार्टी चर्चा करती है, सीधे पूछती है। अभी हाल ही में एक घटना और हुई है उत्तरकाशी में, जो आपने देखा भी हो, काफ़ी बवाल वहाँ पर हुआ है। उसको देखकर क्या लग रहा है कि एक माहौल भी बनाया जा रहा है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड अभी तक खुल के सामने भी नहीं आया कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। जब देखिए, हम तो जो सही है उसके साथ खड़े हैं। हम जो नियम कानून से जो चल रहा है, जो नियमों पर है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो ये सब हथकंडे अपनाती है और जो है कि लोगों को बांटने का काम करती है। उसी का ये कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। वही जानना चाह रहा था, सही कौन? क्योंकि काफ़ी वहाँ पर इसके बारे में मुझे विस्तार से पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड वो रहेगा जो सही है उसके साथ रहेगी, और उसमें प्रशासन जांच कर रहा होगा, प्रशासन तय करेगा कौन सही है कौन गलत है। जो गलत होगा उनके खिलाफ है। अच्छा, कल एक खबर और आई है कि कई ऐसे अधिकारी हैं, जैसे, क्योंकि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल जिनका सेवा विस्तार हुआ है, जो MD UPCL हैं अनिल यादव जी, आपने भी काफ़ी सवाल उन पर उठाए थे। कल सेवा विस्तार उनका हो गया, इस प्रकार की खबरें आई हैं। इससे पहले जो सिंगल जी हैं UGVNL, उनका भी सेवा विस्तार हो गया। 60+ सबका सेवा विस्तार हो गया। राधा रतूड़ी जी का भी सेवा विस्तार हो गया। PWD से भी विस्तार हो गया। कांग्रेस मुखर होकर इन मुद्दों पर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इन पर कई बार इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाई 200 करोड़ की संपत्ति का इनके पास है, किसी के पास 100 करोड़ की संपत्तियाँ हैं। कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? विधानसभा के सत्र में हम पूरी तैयारी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दों में इन सब पर चर्चा करना चाहते थे, तो हमारे उन सवालों को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद बाहर प्रेस कर हमने इस सब बात को कहा। मैंने सारे अधिकारियों से खुद भी दूरभाष पर इस पर बात करी, मैं मिलने भी गया। मैंने ये बात कही कि जो सेवा विस्तार की नियमावली है, वो जो संविधान में लाई गई है, वो इसलिए लाई गई है कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट अधिकारी है, योग्य अधिकारी है, जिससे राज्य को या देश को या जिले को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो उसको कुछ समय का सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को ही सेवा विस्तार दिया जा रहा है। मैं सबको तो नहीं कहूँगा, एक आध को छोड़कर, लेकिन आप पहले देखेंगे संदीप, हम जो है यूजीवीएनएल के एमडी की बात करें तो एलएनटी ने उन पर 150 करोड़ का पेनल्टी डाली है कि भाई आपने जो है अभी तक नक्शा बनवाया नहीं, टेंडर लगा दिया, हमें यहाँ बुला दिया, 150 करोड़ की पेनल्टी डाली है। उस पर उनको सेवा विस्तार दे दिया। जो अभी यादव जी हैं, इनके ऊपर पहले से बड़े मामले हैं, इनकी संपत्ति के मामले हैं, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इस बात को कह रहा हूँ, वो तो खतौनियों में है, सब है, सरकार सब जान रही है। आप इनको सेवा विस्तार दे रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के चीफ को सेवा विस्तार दे रहे हैं, तो स्पष्ट सब लोग जान रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इन सबको आप सेवा विस्तार दे रहे हैं। तो ये तो उत्तराखंड के आम जनमानस के जहन में ये बात आ गई है कि नीचे के अधिकारियों का अधिकार भी मारा जा रहा है, नियम विरुद्ध आप सेवा विस्तार भी दे रहे हैं, और वो भी उनको दे रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन सवाल यही था कि दे तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से विरोध नहीं कर पा रही है। आम जनता, भुवन कापड़ी को अगर हम छोड़ दें तो, लेकिन अगर हम बाकी कांग्रेस की बात करें जो देहरादून राजधानी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए वो सड़कों पर इन मामलों को नहीं लेके आ पा रहे हैं, आम जनमानस को नहीं समझा पा रहे हैं। सड़कों पर लाना भी चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है। ये कमी है, ये कमी मानते हैं कि विपक्ष में कमी है। अभी ला पा रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं, इस बारे में मैं तो अभी आकलन नहीं किया है, लेकिन नहीं अगर ला पा रहे हैं तो मैं इस बात पर चर्चा भी करूंगा कि इसको लाना चाहिए और बोलना चाहिए। मैं आज तो हम खुलकर बोल रहे हैं, उसमें मैंने पहले भी बोला, आज भी बोला हूँ, विधानसभा में बोला हूँ, मेरे अलावा और हमारे साथी भी बोले, सब उस मामले में बोले। चलिए केदारनाथ चुनाव पे दोबारा वापस चलते हैं, क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक भी है केदारनाथ उपचुनाव इस समय बना हुआ है। क्या कुछ लग रहा है अभी आपको कि क्या कुछ समीकरण होने वाले हैं? क्योंकि 600 करोड़ जो मैंने बताया उतनी तो योजनाएं लगनी है, प्लस संसाधनों की कमी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस हमेशा संसाधनों का रोती रहती है कि भाई हमारे पास संसाधन नहीं है। और अभी हमने हरियाणा चुनाव भी देखे थे, वहाँ पर भी जिस हिसाब से समीकरण बन रहे थे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए। तो अभी क्या लग रहा है, हालांकि 2 उपचुनाव जीते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव में संसाधनों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ संसाधनों से ही चुनाव जीता जाता है ये संभव नहीं है, ये बात सही नहीं है। चुनाव जनता के सोच से, जनता के मन की बात को पढ़कर जनता क्या चाह रही है, कैसा प्रत्याशी चयन होता है, उस पर होता है। आज केदारनाथ की जनता को ज़रूरत है कि उनके लिए मुखर होने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, कि जो व्यक्ति उनकी बात को दमखम से विधानसभा में, सदन से सड़क तक लड़ सके, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के झूठी चुनावी वादे सब ने सुने हैं, इससे पहले भी बहुत करोड़ों की घोषणाएं उन्होंने करी है, सैकड़ों करोड़ के, लेकिन कहाँ वो धरातल में है। हम लोगों से भी 10-10 काम मांगे गए थे, कहाँ वो धरातल में, हर विधायक से। मैं तो पूछूंगा कि जो हमारी स्वर्गीय सैलानी रावत जी से जो 10 मांगी गई थी, क्या उन 10 मांगों में सरकार ने काम किया? जब उन्होंने उन 10 मांगों में काम नहीं किया जो उन्होंने स्वयं मांगी, तो वो इन घोषणाओं पर कहाँ काम करने वाली है? ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं और चुनाव के बाद इनकी हवा निकल जाएगी। क्या कुछ रहने वाला है वहाँ पर जो आपका आकलन कहता है? केदारनाथ में कांग्रेस विजय प्राप्त करेगी। कितनी सीटों से, कितने वोटों से तकरीबन? अब ये वोटों का आंकलन तो हम आपको चुनाव के बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि केदारनाथ की जनता का मन कांग्रेस को जिताने का है। अच्छा, आपकी विधानसभा में बात करें तो कई ऐसे हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री राहत कोष जो है वो सीएम साहब के यहाँ से डायरेक्ट लेना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी विधानसभा से खुद जो लोग इस समय भी सीएम साहब के, क्योंकि आपने उनको हराया था, आ रहे हैं, तो एक इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके आगामी चुनाव में भी कि भाई जब सीएम साहब के चक्कर काटने हैं तो क्यों भुवन कापड़ी को हम दोबारा से विधायक बनाएं? देखिए, आज से बहुत साल पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय एक कोई विधेयक लाया गया, तो उस विधेयक के खिलाफ मैंने संसद में हद से बाहर जाकर उसका विरोध किया और नेहरू जी के खिलाफ लाइन तोड़कर मैंने उसमें बोला। और इत्तेफाक से उसी दिन कोई एक विवाह था, उसमें नेहरू जी भी थे और मैं भी था। तो नेहरू जी ने मुझे दूर से देखा और मेरे पास चलते हुए आए और मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि वाह, आज तो तुमने संसद में बहुत अच्छा भाषण बोला। ये मतलब राजनीति का होता था, उन्होंने कहा। लेकिन आज अगर ऐसे कोई बोल दे तो बाहर दूसरा उसका मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर ये तो आप आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो जहाँ जिनसे हम सहयोग की उम्मीद कर सकें, तो जनता क्या करेगी वो तो समय है। और ये तो सब जानते हैं कि ठीक है, अब जो लोग हमारे पास आएंगे तो आते हैं तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लगाते भी हैं, और देंगे न देंगे वो उनका विवेक है, वो उनका सोचना है।
वैसे तो मेरा मानना ये है कि जो आर्थिक सहायता है वो उसका नाम ही आर्थिक सहायता है, और दूसरी बात उसे कहते हैं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष। मतलब उस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मुख्यमंत्री विवेक से उसकी मदद करे। अब वो वहाँ पर बैठकर भी अगर जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं उन्हीं को देना चाहें, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो किसके माध्यम से आया है इसको प्राथमिकता देते हैं, तो फिर वो उनकी कमी है। मेरा सवाल ये इसलिए भी था, शायद आप समझ भी पा रहे होंगे कि आप विधायक हैं, वो आपसे काफ़ी सीनियर मानेंगे पोस्ट में, देखा है मुख्यमंत्री हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत पावर है, और क्योंकि विधायक आपने हराया है उनको, ये आपकी पावर है। ऐसे में तो देखिए मैंने उन्हें नहीं हराया, मैंने पहले दिन से इस बात कर रहा हूँ, जिताना हराना जनता का काम। ऐसे में परसेप्शन जनता के बीच बनेगा ना कि जब हमें चक्कर ही मुख्यमंत्री के काटने पड़ रहे हैं, धामी जी के, अगर आर्थिक सहायता बांटने से चुनाव जीता जाता तो पिछले चुनाव में तो 20 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक सहायता बांटी गई थी। भाजपा के कार्यकर्ता गड्डी जेब में रख के पूछ रहे थे बताओ कितने चाहिए, तो उसके बाद भी जनता ने तय किया किसको जिताना है। जनता को अपने सुख दुख में अपने साथ ईमानदारी से खड़े होने वाला आदमी चाहिए। जनता का जो काम है उस काम को ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करने वाला आदमी चाहिए, जनता के बीच रहने वाला आदमी चाहिए। अब बाकी तो भाग्य में किसके क्या लिखा है, भविष्य में क्या होगा, इसको क्या कह सकते हैं। चलिए, तो भाषणों में बहुत अच्छा लगता है जो आपने बात कही है अभी, लेकिन एक्चुअल रूप से देखा जाए समस्या होती है कि भाई समस्याएं तो बहुत होती हैं। समस्याएं, बात ये नहीं कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, समस्या बात ये है कि जब हम किसी पीड़ित के घर जाते हैं, वो परेशान होता है और हम उसकी मदद करने में जब हेल्पलेस अपने आप को महसूस करते हैं तो उस बात का दुख होता है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, अगर कोई पीड़ित है तो उसकी मदद होनी चाहिए। वो राजनीति से बढ़कर काम है। हम सब लोग राजनीति में किसी भी दल के माध्यम से आए हैं सार्वजनिक जीवन में, तो इसलिए आए हैं कि हम पीड़ितों की मदद कर सकें, हम लोगों का सहयोग कर सकें। वो काम नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इन्होंने राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया है। जब राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा तो राजनीति में लाभ और हानि को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी देती है। राजनीति तो सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है। मैं इन 5 सालों में लोगों के प्रति जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने मन के भाव से कर रहा हूँ। जहाँ होने चाहिए, जहाँ लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहता कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं अगला चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, या फिर मुझे ये वोट देंगे नहीं देंगे, ये उद्देश्य नहीं रहता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ की ज़रूरत है, इसे करना चाहिए। और मैं ना कभी किसी आदमी से पूछता हूँ या किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ कि तुम भाजपा के हो, तुम कांग्रेस के हो, तुम बसपा के हो, तुम सपा के हो। मेरे पास अगर कोई आता है, मैं खटीमा का विधायक हूँ, और मेरे पास कोई आता है तो मेरे से जो बन पड़ता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। चुनाव हारने के बाद धामी जी से, जब धामी जी चुनाव हारे तो उसके बाद कभी बात हुई आपकी? कई बार मुलाकातें हुई और मैं समय मांगता हूँ, मुझे समय भी देते हैं। कैसा रिएक्शन रहता है उनका? सामान्य रहता है। ऐसा नहीं रहता कि चुनाव हार गया तो एक खुन्नस? नहीं, सामान्य पर्टिकुलर नहीं, सामान्य रहता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम नहीं होता, एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम होना न होना अलग चीज़ है, लेकिन मुलाकात व्यवहार वो अलग बात है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो भुवन कापड़ी जी हमारे साथ थे और काफ़ी समय बाद हमारी इनसे भी मुलाकात हुई, तो क्यों ना हमने सोचा कि सारे विषय पर ही सवाल किया जाए कि केदारनाथ में क्या कुछ चल रहा है, उत्तरकाशी घटना पर उनका कुछ कहना है, और सीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब से उनका किस तरीके से रिलेशन है। तो फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।